Hello, my dear children. Welcome to today's session. So, what are we learning today? Today, we will be learning about diversity of animals. What do you mean by diversity? मतलब different animals की animals में क्या क्या difference होते हैं. And we will be focusing on habitat and adaptation of animals. What is habitat? Habitat is कि जहां पर भी कोई एनिमल को सही कंडीशन मिल रही है नेचुरली उनको जिंदा रहने के लिए, सो दैट इज हैबिटेट फॉर दैट एनिमल. ऑलराइट, जैसे कि अगर उनको उस जगह पर नेचुरली खाना मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है, फूड पानी सब मिल रहा है, हवा मिल रही है, सो दैट इज द हैबिटेट फॉर दैट एनिमल और वो वहां पर अच्छे से जी पा रहा है. So different animals live in different places. An area where a particular animal naturally lives, eats, grows and has babies is called its habitat. तो मतलब अगर सपोज हम किसी भी एनिमल को कैप्चर करके एक जगह पर रख दें और उसके लिए वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दें कि वो वहां पर जी पा रहा है, तो वो उसका नेचुरल हैबिटेट नहीं है क्योंकि वो उसके लिए क्रिएट किया गया है. बट जो ऐसी जगह है जहां पर उसको नेचुरली वो सब चीजें मिल रही हैं जिससे द एनिमल कैन लिव, दैट इज द हैबिटेट फॉर दैट एनिमल. एन एनिमल्स हैबिटेट प्रोवाइड इट विद एयर, वाटर, फूड एंड शेल्टर. There are different types of habitats on earth. Forests, deserts, polar region, mountains, oceans and fresh water. Fresh water में क्या क्या included है? Rivers, lakes and ponds. Animals of various species differ in their habitats, behavior and physical features. तो जो animals हैं different species के, वो हमें कैसे पता चलता है कि एक animal is different from another animal? उनका बिहेवियर अलग होगा, खाने का बिहेवियर अलग होगा. कुछ एनिमल्स जो हैं वो फ्लैश खाते होंगे, कुछ सिर्फ प्लांट्स खाते होंगे, कुछ दोनों को खाते होंगे, या फिर उनके फिजिकल फीचर्स वो देखने में डिफरेंट लगेंगे. कोई बहुत ज्यादा खतरनाक देखने में लगता है, या फिर सबका शेप अलग है, सबके लेग्स अलग है, कोई सबकी मूवमेंट अलग अलग है. So, according to all these different features, वो अलग अलग habitats में रहते हैं. Now let's get to know them all a little better. तो first habitat is polar regions और mountains. ऐसे regions तो जो बहुत ज्यादा ठंडे हैं, वहां के animals कैसे होते हैं? High mountains or polar regions of the earth are bitterly cold. बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं and they're covered in snow. तो वहां पर कौन से एनिमल्स पाए जाएंगे? ऐसे एनिमल्स जो अपने आप को ठंड से बचा सकते हैं. तो मतलब कैसे वो नेचुरली ठंड से बचाएंगे अपने आप को? गॉड ने उनको एक बहुत ही थिक कोटिंग दी है फर की, या फिर उनका स्किन इतना थिक है जिसके नीचे एक फैट का लेयर है जो उनको उस ठंड से बचा के रखता है. सो कौन से हैं वो एनिमल्स? लेट्स सी. पोलर बियर्स, सील्स एंड walruses आर फाउंड इन पोलर रीजन्स, whereas yaks and mountain goats are found in mountains. Now comes desert. Desert usually गर्म होता है. There are cold deserts as well, but usually deserts जो है वो गर्म बहुत ज्यादा हॉट होते हैं. वहां पर बहुत सैंड होती है और ड्राई विंड होती है. तो उसके हिसाब से वहां पर जो एनिमल्स पाए जाते हैं, कैमल्स, okay, then vulture. A desert is a dry, often sandy region with little or no rainfall. Typically, it is extremely hot during the day and chilly at night. तो जो डेजर्ट्स हैं वो ड्यूरिंग द डे बहुत एक्सट्रीमली हॉट होते हैं, बट एट द सेम टाइम वो रात को बहुत ठंडे हो जाते हैं. वाटर इज हार्ड टू फाइंड इन डेजर्ट. डेजर्ट्स आर होम टू ग्राउंड स्क्विरल्स, camels and rattlesnakes. All right. Now some creatures are able to live both on land and in water. ऐसे animals को what do we call them? We call them amphibians. और उसके example सबसे main example है उसका frog. उसके अलावा salamanders are the two examples of amphibians.
नाउ द नेक्स्ट हैबिटेट इज फॉरेस्ट. फॉरेस्ट क्या होता है? ऐसी जगह, एक ऐसा बड़ा एरिया जहां पर बहुत सारे ट्रीज के साथ साथ और भी नेचुरल वेजिटेशन है. सो वो जो एरिया है उसको हम फॉरेस्ट कहते हैं. फॉरेस्ट में मोस्टली वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं. ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं जो प्लांट्स खाते हैं और फिर उन वाले एनिमल्स को आगे दूसरे फ्लैश ईटिंग एनिमल्स खाते हैं. तो ज्यादातर जो एनिमल्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? जंगल में या फॉरेस्ट में. A large area that is covered in trees and other vegetation is called a forest. A wide range of animals find shelter in forest. In the caves of the forest live animals like lions, tigers and bears. तो फॉरेस्ट के अंदर ही जो एनिमल्स हैं वो अपना एक शेल्टर बना लेते हैं अलग से. तो जो लायंस हैं, टाइगर्स हैं, बियर्स हैं, वो केव बना के रहते हैं. कुछ एनिमल्स हैं जो फॉरेस्ट में बरो खोद के अंडर द ग्राउंड रहते हैं. कुछ हैं जो ट्रीज पे, लाइक स्नेक्स, पाइथन स्नेक्स होते हैं जो जिसको हम बोलते हैं वाइल्ड स्नेक्स जो होते हैं वो ट्रीज पे रहते हैं. वाइल्ड मंकीज हैं वो ट्रीज पे रहते हैं. सो जो आर्बोरियल एनिमल्स हैं वो ट्रीज पे रहते हैं. तो जो एक फॉरेस्ट है वहां पर इतने तरीके के चीजें हैं, वेजिटेशन है कि वहां पर बहुत एनिमल्स सरवाइव कर पाते हैं. In the caves of the forest live animals like lions, tigers and bears. Monkeys and various birds are just few examples of the forest animals that live on trees. On the forest floor, a variety of insect species can be found. Moles, snakes, earthworms and rats live underground in burrows. Alright? So this is a scene of a jungle jahan par which is a shelter and is home to many wild animals. Now comes ocean. पानी में तो जो हमारा अर्थ है उसका 2/3 पार्ट 70% ऑफ आवर अर्थ इज फिल्ड विद ओशन. तो समुद्र है 70% ऑफ अर्थ पे. तो सबसे ज्यादा जो एनिमल्स हैं, जो लाइफ है वो पाई जाती है ओशंस के अंदर, मरीन लाइफ. ऑलराइट. The ocean is the world's largest habitat and it is large continuous body of salt. तो why salt? क्योंकि जो समुद्र का पानी है, ओशन का वाटर है, that's salty water. Spans 2/3 of the surface of the planet. Oceans are home to a wide variety of fish. There are also whales, turtle, octopus and jellyfish in this habitat. इतने सारे species हैं पानी के अंदर, ओशन के अंदर, that we can write a whole book and then also it will be less to write all the names of the species found in water. Now, what do you mean by the term adaptation? Adaptation का मतलब है adjust करना, ऑलराइट, या अपने आप को मॉडिफाई करना. सो अडेप्टेशन, जब कोई भी एनिमल अपने बदलते हुए एनवायरनमेंट के हिसाब से, अपने बदलते हुए हैबिटेट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है, उसको द टर्म इज कॉल्ड एज अडेप्टेशन. और अडेप्टेशन या बोलते हैं ना कि समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है. सो इट्स वेरी नेसेसरी टू बी विद द टाइम, टू वॉक विद द टाइम. इफ वन इज अनएबल टू डू दैट, धीरे धीरे वो उस हैबिटेट में, उस एनवायरमेंट में सरवाइव नहीं कर पाएगा एंड दैट स्पीशी विल बिकम एक्सटिंक्ट जस्ट लाइक डायनासोर्स डिड. So, the term adaptation refers to changes made to an organism's characteristics or behaviors that enable it to survive in its environment or habitat. Alright? Animals of various species exhibit a variety of adaptations. It could be in their body covering, breathing organs, movement pattern or ईटिंग हैबिट्स. तो जिस हिसाब से उनका एनवायरनमेंट चेंज हुआ, जैसा चेंज हुआ, उन्होंने अपने आप को उस तरीके से मॉडिफाई कर लिया. या तो अपनी अपीयरेंस बदल ली, या अपनी ईटिंग हैबिट बदल ली, या ब्रीदिंग हैबिट बदल ली, या मूवमेंट बदल ली. तो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए उन्होंने अपने आप को बदल लिया. नाउ ब्रीदिंग इन एनिमल्स. एनिमल्स ऑफ वेरियस स्पीशीज हैव डिफरेंट ब्रीदिंग ऑर्गन्स. तो हर कोई एनिमल एक तरीके से ब्रीद नहीं करता. फिश
फिश वैसे ब्रीथ नहीं करती जैसे कि लायन ब्रीथ करता है, और लायन वैसे ब्रीथ नहीं करता जैसे कॉकरोच ब्रीथ करता है। और ये हो सकता है कि जो लायन है वो ह्यूमन बींग्स की तरह ब्रीथ करता हो या ना भी करता हो। सो लेट्स सी हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ। ओके, अ फिश यूजेस इट्स गिल्स टू ब्रीथ। तो जो जितने भी वाटर एनिमल्स हैं वो मोस्ट ऑफ द वाटर एनिमल्स दे ब्रीथ थ्रू गिल्स। कुछ ऐसे वाटर एनिमल्स हैं जैसे कि डॉल्फिन या फिर वेल्स जो कि मैमल्स हैं एंड दे हैव लंग्स, सो दैट्स व्हाई दे कम ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर बारी बारी, ताकि वो इन्वायरमेंट से एयर जो है वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ कर पाए। Gills are special organs that are richly supplied with blood vessels. Some mammals like whales and dolphins also live in water. Despite living in water, they breathe through their lungs. और उसी तरीके से जो फ्रॉग है वो एक एम्फीबियन है और वो दोनों लैंड पर भी रहता है और वाटर में भी रहता है। तो व्हेन इट इज ऑन लैंड इट ब्रीथ्स थ्रू इट्स लंग्स, बट जब वो वाटर में होता है इट ब्रीथ्स थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन। तो कैसे ब्रीथ करता है? स्किन से ब्रीथ करता है। लेकिन जब वो ही फ्रॉग बिल्कुल छोटा बेबी होता है, टैडपोल होता है, उस टाइम पे वो गिल्स से ब्रीथ करता है। सो अ फ्रॉग इज एन एम्फीबियन. Tadpoles and baby frogs breathe through their gills, and on land an adult breathes through its lungs, and in water it breathes through its moist skin. Okay? अब आते हैं हम इंसेक्ट्स पे। सो इंसेक्ट्स जैसे कि ग्रास हॉपर या कॉकरोच किस चीज से ब्रीथ करते हैं? चाहे भी वो लैंड पर रहते हैं या हवा में उड़ते हैं, सो वो किस चीज से ब्रीथ करते हैं? दे हैव टाइनी होल्स, ब्रीदिंग होल्स which are called spiracles, so insects such as grasshoppers and cockroaches breathe through air holes on their bodies, and these holes are called spiracles. Okay, फिर birds और reptiles जो होते हैं, reptiles जैसे कि snake, earthworm, ये सब जो है स्नेक हो गया। नाउ व्हाट आर द रेप्टाइल्स? स्नेक, लिजर्ड, कैमेलियन। सो जो एनिमल्स क्रॉल करते हैं दोज आर द रेप्टाइल्स, और जो बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, वो किससे ब्रीथ करते हैं? लंग्स से। नाउ ह्यूमन बींग्स, वी आर मैमल्स, वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज, और जब नोज से ब्रीथ करते हैं एयर कहां जाती है? हमारे लंग्स में। They breathe through their nose, and through their nose air is carried to the lungs, and the lungs are richly supplied with blood vessels. So here are the different animals and they have different organs for breathing. Now feeding habits in animals, मतलब जो animals हैं वो अपने environment में या अपने habitat में जो उनको खाना मिलता है उनके survival के लिए, उनके eating habits क्या है? काऊ कैसे खाती है? एक रैट कैसे खाता है, या स्क्विरल कैसे खाती है, या फिर लायन या टाइगर, हाउ डू दे ईट एंड व्हाट टाइप ऑफ टीथ डू दे हैव? ऑलराइट, okay. Different animals consume various kinds of food. Their eating habits are influenced by the food they consume. Their teeth are modified to suit the food they eat. Animals can be divided into 3 categories: herbivorous, carnivorous and omnivorous based on the type of food they eat. Now herbivores जो सिर्फ प्लांट्स या लीव्स खाते हैं, जैसे कि काउस, बफलोज, गोट्स, हॉर्सेस एंड जिराफ्स। और वो क्या होता है? बिकॉज दे हैव टू टीयर द ग्रास, एंड जो ग्रास है उनको च्यू करनी है, तो उनके जो फ्रंट टीथ हैं दे आर वेरी वेल डेवलप्ड एंड दे हैव sharp front teeth. So they have sharp front teeth for biting and strong teeth for chewing. They eat green plants. Grass eating animals have thick pad called the dental pad in the upper jaw and sharp incisors in the lower jaw. तो उनका जो पूरा डेंटल सेट है उसको व्हाट डू वी कॉल? वी कॉल इट डेंटल पैड अपर जॉ में,
और जो नीचे वाला जॉ है उसमें बहुत ही शार्प इंसाइजर्स फ्रंट टीथ होते हैं, एंड दीज हेल्प देम टू होल्ड द ग्रास फर्मली एंड पुल आउट द ग्रास, क्योंकि उनको रूट्स से ग्रास को निकाल लेना होता है. एंड दे हैव वेरी थिक, ब्रॉड, फ्लैट and strong premolars and molars that help them to grind and chew the grass. All right, so this is about the herbivorous animals. अब आते हैं हमारे rodents. क्या होते हैं rodents? ऐसे animals जो गnaw करते हैं, जो अपने front teeth से कुतरते हैं. तो कौन से हैं rodents? जैसे कि rats, squirrel, rabbit. ओके, सो अब इनका क्या होता है, जो उनके फ्रंट के टीथ होते हैं, दे आर वेरी शार्प, बिग टू नॉ, एंड दे नॉ. जैसे अब रैट है, वो आपके घरों में भी अगर होता होगा तो वो अलग अलग चीजें कुतरता रहता है अपने फ्रंट टीथ से. तो इफ यू कैन सी दिस इज अ स्कल ऑफ अ स्क्विरल. तो इसके अंदर इफ यू सी, जो उनका फ्रंट के टीथ है वो बहुत ही शार्प है, और जब वो इससे नॉ करते हैं नट्स पे, तो नॉ करके वो अंदर लेके जाते हैं एंड देन दे बाइट इट. ओके, सो दे नॉ सीड्स एंड फ्रूट्स. नाउ कम्स द कार्निवोर्स लाइक लायंस एंड टाइगर्स, and they have very sharp pointed and curved front teeth for tearing flesh. So ये skull है, आपकी बुक में भी एक पिक्चर होगा, ये skull है carnivorous animals का, जिसके sharp canines हैं. If you can see they are sharp teeth. क्यों इतने sharp knife की तरह होते हैं? Because they have to tear the flesh. Additionally, they have strong grinding teeth for chewing both bones and flesh. तो उनके जो grinding teeth हैं, molars हैं, premolars हैं, वो भी बहुत strong होते हैं, क्योंकि वो flesh के साथ साथ bone भी chew कर लेते हैं. अब क्योंकि ये carnivores हैं, just imagine अगर इन्होंने अपने इनके teeth adapt नहीं हुए होते, so they wouldn't have been able to tear the flesh, eat their food properly, and they could not survive and they would have extincted long time back. Okay? अब उसी तरीके से ऐसी birds जो flesh खाती हैं, जैसे eagle, kite, vulture, and these are the example of flesh eating birds. अब जो birds हैं, you all know that they do not have teeth. तो जब birds के teeth नहीं होते, तो उनकी जो beaks हैं वो modify हो जाती हैं, adapt हो जाती हैं according to their eating habit. तो जो flesh eating birds हैं, उनके जो claws हैं और उनकी जो beak है, they are well adapted to tear the flesh, to hold their prey firmly and eat it. So such birds consume flesh and have strong pointed hooked beaks and claws that allows them to catch prey and to tear flesh. Now omnivores, जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स जो फ्लैश भी खाते हैं और जो वेजिटेरियन फूड भी खाते हैं, प्लांट बेस्ड फूड भी खाते हैं. बेयर्स, कैट्स, डॉग्स, ऑल दीज आर omnivores. So omnivores eat both plants as well as flesh of other animals. तो ये एक jaw है human being का, जिसके अंदर well developed incisors भी हैं, front teeth भी हैं, canines भी हैं, और जो सिर्फ वेजिटेरियंस होते हैं उनके धीरे धीरे जो canines होते हैं वो उतने शार्प नहीं रहते, बट जो दोनों खाते हैं तो उनके जो टीथ हैं, जो canines हैं, they are well pointed. At the same time जो उनके molars और premolars हैं, they are flat and very strong. किस लिए? To chew the food, to grind the food. They therefore have well developed canines for tearing flesh as well as broad and flat molars for crushing their food. Now comes movement in animals. How the movement in animals have been adapted according to their habitat. Okay. Now, why do animals move from one place to another? That's very obvious that they move from one place to another in search of food, shelter, to be protected from their enemies. Okay? तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहते हैं, and they have different body parts to
हेल्प देम डूइंग द सेम। जैसे कि जो मंकीज हैं उनके स्ट्रॉन्ग आर्म्स होते हैं टू स्विंग ऑन द ट्रीज। जो डियर है उसकी उनकी लेग्स ऐसी हैं जिससे वो बहुत फास्ट भाग पाते हैं। जो रेप्टाइल्स हैं वो अपनी बॉडी के हेल्प से क्रॉल करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। सिमिलरली जैसे लेपर्ड है, लायन है, अगेन दे हैव टू कैच देयर प्रे, सो दे रन वेरी फास्ट। सो जो मोस्ट ऑफ द लैंड एनिमल्स हैं दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड वेल डेवलप्ड लेग्स जिससे वो भाग पाते हैं। Okay, now animals move from one place to another using different types of body parts or limbs. Animals need to move in order to search for food, water and shelter. Different animals have different organs for movement. Now comes the land animals. Mammals typically have 4 limbs. तो most of the land animals जो होते हैं वो mammals होते हैं, और mammals वो जो babies को birth देते हैं directly, and they have 4 limbs. The 2 front ones are called the forelimbs and the 2 at the back are called hind limbs. Some animals use all the 4 limbs to move while others use only the hind pair. तो जो कुछ एनिमल्स हैं जो सिर्फ अपने जो चारों लिम्स से चलते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो अपने सिर्फ बैक के लिम्स ही यूज करते हैं चलने के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग। ओके, नाउ ह्यूमंस, जो ह्यूमंस हैं उनके भी 4 लिम्स हैं, 2 हैंड्स एंड 2 लेग्स। बट अगर हम बात करें बहुत पुरानी, तो ह्यूमंस तो अब अडेप्ट होकर बने हैं, अदरवाइज जो ह्यूमंस हैं वो पहले मंकीज थे। सो मंकीज से ह्यूमंस बने हैं जो अपने चारों लिम्स यूज करके चलते थे। धीरे धीरे जब एनवायरनमेंट चेंज होने लगा तो धीरे धीरे वो अपने 2 लिम्स यूज करने लगे, हिंड लिम्स यूज करने लगे, और फिर उसके बाद उनके लिम्स पूरे फुल्ली डेवलप हो गए एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग हिंड लिम्स जिसके ऊपर वो चलकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, एंड दे यूज देयर 4 आर्म्स एज हैंड्स। Now the limbs of the human beings are highly developed. When walking and standing, they only use one pair of limb, their lower limbs, to support their body. They stand, walk and run with only one pair of limbs, that is legs. And the upper limbs, they are called arms, and hands are adapted to hold the objects. Human is the most developed among all the animals. So humans भी animals हैं, but they are the most adapted animals. Now birds. Birds के भी 4 limbs हैं। जो उसके 4 limbs हैं, जो उसके हैंड्स हैं, वो अडेप्ट हो चुके हैं विंग्स में। विंग्स उनको हेल्प करते हैं फ्लाई करने में, और जो उनके हिंड लिम्स हैं उससे वो हॉपिंग करती हैं। तो कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं जिसके 4 लिम्स विंग्स में अडेप्ट तो हो चुके हैं, बट वो उतने अडेप्ट नहीं हुए हैं जो उनको फ्लाई करने में हेल्प कर सके, जो उनका बॉडी का वेट उठा सके। ऑलराइट, in birds 4 limbs are modified into wings which help them to fly. Wings have feathers on them. The muscles allow the bird to fly and flap its wings. A bird uses its the hind limbs to land after a flight. It also uses them when it runs, hops और perches. Perches का मतलब branches को hold करके branch पे बैठना. Even though all birds have wings, some can't fly because their wings aren't strong enough. The kiwi, emu, ostrich, rhea and penguin are flightless birds. Now comes the reptiles. Reptiles एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं? अपनी पूरी बॉडी यूज करके, क्रॉल करके। ओके, तो चाहे भी अगर कुछ रेप्टाइल्स के पास हिंड लिम्स और 4 लिम्स दोनों हैं, वो उनको यूज नहीं करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, वो अपनी पूरी बॉडी को ही यूज करते हैं। Reptiles include lizards, crocodile, turtles and tortoises. They lay soft-shelled eggs on land and have a dry, scaly skin. Despite having limbs, they only crawl. Snakes are reptiles.
They do not have limbs. On the underside of their body, तो snake ऐसा reptile है जिसके पास limbs नहीं है, लेकिन under the body क्या है उसके पास scales हैं और plates हैं जो उसको help करती है move करने में. Alright? Now water animals. वाटर एनिमल्स के पास ऐसा क्या है जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह पर स्विम कर सकती हैं? उनके पास लिम्स की जगह या लिम्स उनके अडेप्ट हो चुके हैं फिन्स में, और जो उनकी टेल है, जो फिन्स है उन्हें स्विम करने में हेल्प करते हैं, और जो उनकी टेल है वो हेल्प करती है बैलेंस मेंटेन करने में और डायरेक्शन चेंज करने में. ऑलराइट, फिश हैव फिन्स टू हेल्प देम स्विम. The two paired fins are used to move. The unpaired fin maintains balance and the tail fin helps to change the movement. तो जो हमारी ये फिश होती है, इसकी टेल से वो डायरेक्शन बदलती है. जो यहाँ पर टू फिन्स होते हैं उसकी हेल्प से इट स्विम्स, और यहाँ पर जो एक फिन होता है उससे वो बैलेंस मेंटेन करती है. ऑलराइट, सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ नेचर. अब टर्टल्स कैसे स्विम करते हैं? टर्टल्स के पास में फिन्स तो नहीं होते, सो उसके पैडल्स होते हैं जिससे वो पानी पीछे पुश करता है. सो टर्टल कैन स्विम एंड पुश वाटर बैक विद देयर 4 पैडल लाइक लिम्स. तो उसके लिम्स जो हैं वो पैडल लाइक हैं. और पेंगुइन्स और सील के कैसे हैं? And they can swim and push water with the help of their 2 forelimbs as flippers. तो इनके जो 4 limbs हैं, जो आगे के 4 limbs हैं, वो मॉडिफाई हो गए हैं किस में? वो हो गए हैं मॉडिफाई फ्लिपर्स में. ओके, टू स्विम फ्रॉग्स हैव वेब्ड फीट. कैसी? डक्स की भी वेब्ड फीट होती है, फ्रॉग की भी वेब्ड फीट होती है. जो वेब्ड फीट है उससे जो पानी है वो उसको पीछे पुश कर सकते हैं. When on land, they jump with the help of their long hind legs. Certain animals travel long distance at specific time of the year. तो usually क्या होता है, जो birds होती हैं जैसे साइबेरियन क्रेन है, तो जब जहां पर उनका नेचुरल हैबिटेट है वहां पर इतनी स्नो हो जाती है कि वो उस टाइम पर वहां पर सरवाइव करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है. तो वो thousands of किलोमीटर फ्लाई करके जाती हैं ऐसी जगह पर जो रिलेटिवली उतना कोल्ड नहीं है. तो बेसिकली वो वन हेमिस्फेयर से दूसरे हेमिस्फेयर में चली जाती हैं जहां पर कोल्ड नहीं है, और वो कोल्ड पीरियड वहीं पर स्पेंड करती हैं. तो इस मूवमेंट को, जो हर साल वो ये वाला मूवमेंट करती हैं, उसको क्या बोला जाता है? इट इज कॉल्ड माइग्रेशन. Certain animals travel long distance at specific times of the year. Migration is the term used to describe mass movement of animals. Foreign birds such as storks, Arctic terns, Siberian cranes and mallard ducks migrate to India every year. How cool is that? Now let's scratch our brain a little bit and see what have we learned till now. A desert or an ocean is a dry, often sandy region with little or no rainfall, so desert. A baby frog or a tadpole breathes through gills. A crow or an ostrich is a flightless bird, ostrich. So that's all in this chapter. These are the keywords that we have learnt today. Habitat, the natural home or surrounding of an animal where it lives, eats, grows and has babies. Adaptation, changes in the features or behavior of an organism that enable it to survive in its environment. Also remember that there are different types of habitats on earth like forest, desert, polar region and mountains, oceans and fresh water. Different animals have different breathing organs like lungs, gills and spiracles, also moist skin. Animals can be divided into 3 categories: herbivores, carnivores and omnivores based on the type of food they consume. Animals can move from one place to another using different body parts or limbs. The limbs of human beings are highly developed. Now let's assess ourselves and see what have we learned in today's session. Take the correct option. A desert receives little rainfall. A frog is an amphibian because it can live on land and in water. Human beings and bears are omnivores.
Reptiles lay soft-shelled eggs on land and have a dry, scaly skin. This bird cannot fly. Emu. Fill in the blanks. A large area that is covered in trees and other vegetation is called forest. Dash has special organs with which all mammals breathe. Lungs. Birds and reptiles breathe with the help of lungs. The limbs of human beings are highly developed. Turtles can swim and push water back with their forelimbs. Okay? Answer the following questions. So these are the questions that you're going to answer in your notebook yourself. We can discuss in short over here. What does a habitat provide an animal with? Food, shelter, air, water. Name the different types of habitats. You can name ocean, forest, desert, polar regions, mountains. What distinguishes the breathing pattern of a frog and a tadpole? So you can tell that tadpole breathes through gills and frog breathes through lungs on land and with moist skin in water. How does a fish's breathing differ from that of an insect? Insect breathes through air holes called spiracles and fish through gills. What are the characteristic features of teeth in omnivores? So you will have to describe about their sharp canines and incisors for cutting and biting, and for grinding and crushing about their molars and premolars. What special features help water animals to move? So you will tell about their webbed feet in some of the animals, their fins, tails in the other animals, their padded feet in some of the animals, then their flutters in some of the animals. So please tell about everything. Raghav was picking flowers when he was bitten by an insect. He claimed that he didn't see the insect sitting on the leaf. Is it possible? Justify your response. Yes, it's possible because of camouflage. Okay, so some animals, they camouflage with their environment, that is their color is same as of their environment, and we cannot really identify them. Now these are few fun based questions that you are going to do yourself with your family, with your friends, and have fun with the chapter. Alright, so the feeding habits of some animals are fascinating. Fill in the table with details about the food, feeding organs, feeding habits of these animals. So just find out, surf internet and use your knowledge also to find out that what kind of food do they eat, what feeding organs do they have, and what feeding habits do they have. So for example, frog eats insects. How? With their long sticky tongue. And how do they do that? Please find out. Okay, like butterfly, it sucks nectar with its sucking tube. So please try to find it. Now there are so many national parks and wildlife sanctuaries. It will be great if you can visit one, and if not, just try to find how many national parks and wildlife sanctuaries are there in India. Okay, and what features does it have, why is it called a national park, and just collect all the information. Just write it in the scrapbook and discuss with your classmates. Now you can use internet to search and locate for the following reserved area for animals in India. Now a bird sanctuary in Karnataka or a national park situated in Uttarakhand, wildlife sanctuary situated in Kerala. Okay, now there is a picture of an Indian natural historian. His name is Valmik Thapar, and his initiatives to safeguard the tiger are highly commendable. So he did a lot of efforts in saving the tiger. Now the Tiger's Destiny and the Secret Life of Tigers is one of the books that he has written. So please find more about him and his works. Now Salim Ali was an Indian ornithologist and naturalist. So who is ornithologist? Who studies about birds.
and he lived his entire life studying about birds. So now the Book of Indian Birds is an interesting work of Salim Ali. If you get a chance to please read this book. Also, you can go for a natural walk and collect some feathers, paint it with different colors, decorate it, and display it in the living area of your house. You can just frame it, get it framed, and so there are, see, this is one way of displaying, or you can frame it and display it in your living room. Alright, and what else you can do, you can make a model of a nest also. That's very interesting concept. Just you can place it in your house or in your school as a decorative material, and your teacher will be really impressed. Alright, so that's all in this chapter. I hope you have learned a lot about animal and its adaptation and behavior. So keep learning, keep shining. Bye bye.